डियर स्टूडेंट, हमारा आज का विषय है कि इतिहास की समझ कैसे विकसित करें। हाउ टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। इस विषय के अंतर्गत इसके प्रथम भाग के रूप में इतिहास के अध्ययन की शुरुआत कैसे करें को विस्तृत रूप में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले इतिहास की समझ कैसे विकसित करेंगे, ऑब्जेक्ट और आउटकम को स्पष्ट करेंगे। जिसमें पहला बिंदु है कि इतिहास के किसी भी भाग को आसानी से और बृहद रूप में समझना, जिससे विस्तृत पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। इतिहास के किसी भी भाग से तात्पर्य है चाहे विश्व इतिहास हो, भारत इतिहास हो या क्षेत्रीय इतिहास, उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड का इतिहास। साथ ही इन विभिन्न भागों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास सभी भागों को आसानी से रूप में उक्त शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है कि उक्त विषय के सभी भागों की समझ होने के पश्चात विद्यार्थियों के ज्ञान एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा। और तीसरा एवं अंतिम बिंदु है कि स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के सभी प्रकार के प्रश्नों, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या दीर्घ उत्तरीय, सभी के समाधान के रूप में सहायक होगा। आज हम इतिहास की समझ कैसे विकसित करें के अंतर्गत इसके प्रथम भाग के रूप में इतिहास के अध्ययन की शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग हिस्ट्री को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। जिसमें पहला बिंदु है कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। दूसरा बिंदु है कि इतिहास के उपकरण कौन कौन से हैं और किस तरह यह इतिहास के अध्ययन में सहायक है। तीसरा बिंदु है कि राज्य, वंश, व्यक्ति को कैसे क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करें, हाउ टू शॉर्ट डिस्क्राइब एंड एनालाइज एन एम्पायर, स्टेट, डायनेस्टी और अ पर्सन। और चौथा एवं अंतिम बिंदु है कि घटना एवं काल का वर्णन एवं विश्लेषण कैसे करें। सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर लेते हैं कि इतिहास क्या है। वैसे तो इतिहास की इतिहासकारों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य परिभाषा को हम स्पष्ट करेंगे जो इतिहास के अध्ययन से संबंधित है। इस परिभाषा के अनुसार इतिहास मानव से संबंधित अतीत काल की घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्वाग्रह रहित वर्णन एवं विश्लेषण है। मानव इतिहास का केंद्र बिंदु है, लेकिन मानव से संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं वो अतीत काल से संबंधित होती है। साथ ही वो घटनाएं क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है कि इतिहास के उपकरण, टूल्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के उपकरण चार हैं जिसको एक सूत्र के तहत समझा जा सकता है। वह सूत्र है 3P एंड 1E। 3P से तात्पर्य है पर्सन, प्लेस, पीरियड एंड इवेंट। दूसरे शब्दों में हम इसको 4W भी कह सकते हैं। 4W से तात्पर्य है फर्स्ट W इज हु, सेकंड W इज वेयर, थर्ड W इज व्हेन एंड फोर्थ W इज which या what। इट मीन्स व्यक्ति कौन है, स्थान कहाँ का है, काल कब का है और घटना कौन सी या क्या है। इसको विभिन्न उदाहरणों के तौर पे हम स्पष्ट करेंगे, जिसमें हम एक उदाहरण प्राचीन भारत का, दूसरा मध्यकालीन भारत का और एक उदाहरण आधुनिक भारत का स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं प्राचीन भारत इतिहास का। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 322 ईसा पूर्व में मगध में हुआ था। यह एक पूरा तथ्य है जिसमें इतिहास के सभी उपकरण स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य व्यक्ति, मगध का स्थान है, 322 ईसा पूर्व इसमें काल है और घटना राज्यारोहण की है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं मध्यकालीन भारत का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में दिल्ली में रखी। इसी तरह एक उदाहरण देखते हैं आधुनिक भारत का। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इन सभी बिंदुओं में टूल्स ऑफ हिस्ट्री के सभी भागों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इन तथ्यों को थोड़ा विस्तृत स्वरूप भी प्रदान किया जा सकता है,
जो वर्णन एवं विश्लेषण में सहायक होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम पर्सन के दृष्टिकोण से विस्तारित करें तो इसमें हम दो व्यक्तियों को कंसीडर करते हैं, चाणक्य और धनानंद। तो अब यह तथ्य पूर्ण तथ्य बन गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में अपना राज्यारोहण किया। इसी तरह दूसरे बिंदु को देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। वहीं जब इसकी तीसरी मंजिल ध्वस्त हो गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने पुनः उसका मरम्मत करवाकर उसके निर्माण कार्य को पूर्ण स्वरूप प्रदान किया। इसी तरह तीसरे बिंदु को भी विस्तारित किया जा सकता है। पहले हम पे सीधा तथ्य था कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें मीर जाफर, मीर मदान, मोहनलाल ये व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं तो प्लासी के युद्ध का एक दिशा हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह किसी भी तथ्य को स्पष्ट और विस्तारित किया जा सकता है। टूल्स ऑफ हिस्ट्री ऑब्जेक्टिविटी के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही सब्जेक्टिविटी को रोचक एवं स्पष्ट बनाने में भी टूल्स ऑफ हिस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑब्जेक्टिविटी के दृष्टिकोण से हम कुछ उदाहरणों के तौर पर भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं। विगत वर्षों में कुछ प्रश्न पत्रों को यहाँ पे लिया गया है। 2021 में वन आरक्षी परीक्षा उत्तराखंड में हुई थी। उसमें इतिहास से संबंधित उक्त प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों पर अगर हम नजर डालें तो इसमें स्पष्ट रूप से हमें यह दिखता है कि सारे प्रश्न टूल्स ऑफ हिस्ट्री से संबंधित होते हैं। जैसे जो ये रेड पोर्शन दिख रहा है ये दो क्वेश्चन प्लेस से पूछे गए हैं और जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये क्वेश्चन पर्सन से पूछे गए हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आशुलिपिक कनिष्ठ शायद उच्च न्यायालय उत्तराखंड में ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था। उसका ये प्रश्न पत्र है और उस प्रश्न पत्र से इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। तो इस प्रश्न पत्र में भी हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पहला और तीसरा क्वेश्चन इसमें पीरियड से लिया गया है जबकि बाकी क्वेश्चन इसमें पर्सन से पूछे गए हैं। इट मीन्स निष्कर्ष रूप पे यह दिख रहा है कि जितने भी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन टूल्स ऑफ हिस्ट्री से संबंधित है। तो अगर हम टूल्स ऑफ हिस्ट्री को स्पष्ट कर ले, सबसे पहले किसी भी तथ्य को पूर्ण कर ले, दूसरा उसको विस्तारित कर ले तो टूल्स ऑफ हिस्ट्री का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्टिविटी में इतिहास की सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पे प्रश्न यह पूछा गया है तो अगर हमने प्लेस को ध्यान से पढ़ा है तो हम इसका सही आंसर कर सकते हैं देहरादून। लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न यह होता कि टिहरी राज्य मंडल की स्थापना कब हुई तब हमारा आंसर होता पीरियड के दृष्टिकोण से 1939 ईस्वी। और अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा होता कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की तो श्रीदेव शुगर। तो जब भी हम किसी तथ्य को पढ़ें तो वहां पे हम टूल्स ऑफ हिस्ट्री के जो 4 टूल्स ऑफ हिस्ट्री है उनको स्पष्ट करते हुए ही उसका निर्धारण करें और साथ ही उसको विस्तारित भी करें। तो ऑब्जेक्टिविटी में हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति निश्चित रूप में संभव है। तीसरा बिंदु है कि राज्य वंश एवं व्यक्ति को कैसे क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषित करें। हाउ टू शॉर्ट डिस्क्राइब एंड एनालाइज एन एम्पायर, स्टेट, डायनेस्टी और अ पर्सन। इसके लिए एक सूत्र है राइज। राइज मीन्स उदय, एक्सपेंशन या कंसोलिडेशन, विस्तार या सुदृढ़ीकरण और अंत में डिक्लाइन या पतन। सबसे पहले किसी भी स्टेट, डायनेस्टी या पर्सन का राइज होगा। राइज होने के बाद वो एक्सपेंड या कंसोलिडेट होगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अंत में उसका पतन होगा। इट मीन्स यह है कि किसी भी
राज्य, वंश, व्यक्ति या स्टेट का, साम्राज्य का अगर राइज होगा तो दूसरे का डिक्लाइन होगा, और दूसरे का डिक्लाइन होगा तभी राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एंशियंट इंडिया के कुछ सीधे टॉपिक्स को ही देख लें कि जब 6th सेंचुरी बीसी में नंद वंश का डिक्लाइन हुआ तो मौर्य वंश का राइज हुआ, और जब मौर्य वंश का डिक्लाइन हुआ तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश का राइज हुआ। शुंग वंश का डिक्लाइन हुआ तो कर्ण वंश का डिक्लाइन हुआ तो आंध्रशात वंश का राइज हुआ। और अंत में हम उसी मौर्योत्तर काल में देखते हैं कि जब कुषाणों का पतन हुआ तो गुप्तों का राइज हुआ, गुप्तों का जब पतन हुआ तो गुप्तोत्तर काल में हर्ष के नेतृत्व में हर्ष का साम्राज्य स्थापित हुआ या हर्ष का राज्य स्थापित हुआ। तो इससे हमें एक दृष्टिकोण मिलता है कि जब भी हम किसी टॉपिक की शुरुआत भारतीय इतिहास या किसी भी विश्व इतिहास या क्षेत्रीय इतिहास में करें तो सबसे पहले राइज, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन, डिक्लाइन के बाद राइज, यही साइकिल कंटिन्यू चलती जाएगी। तो इस आधार पर हम किसी भी टॉपिक की शुरुआत एवं उसको पूरा का पूरा हम इस आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम पहला उदाहरण लेते हैं राज्य वंश के तौर पे। यहाँ पे नंद वंश, मौर्य साम्राज्य या वंश की बात की गई है कि जब नंद वंश का डिक्लाइन हुआ तो मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ 322 ईसा पूर्व में। आगे जब हम पर्सन के तौर पे इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, हम मौर्य वंश का राइज 322 ईसा पूर्व में हुआ। अब एक्सपेंशन या कंसोलिडेशन अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन हुआ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक साम्राज्य विस्तार किया था तो उससे राज्य एक्सपेंड हुआ। बिंदुसार ने पश्चिम के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे तो उससे राज्य को कंसोलिडेशन मिला। और अशोक ने कलिंग विजय की थी तो उससे राज्य का एक्सपेंशन भी हुआ और कंसोलिडेशन भी हुआ। दूसरा, हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए, मौर्य साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि प्रारंभ हुई और अंततः 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश का राइज हुआ। तो इस आधार पर हम किसी भी टॉपिक को एक दशा दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं व्यक्ति के तौर पे। जब घनानंद का डिक्लाइन हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य का राइज हुआ 322 बीसी में। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पर्सन के तौर पे एक उदाहरण लिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राइज हुआ घनानंद को पराजित करते हुए 322 बीसी में, और उसका जो एक्सपेंशन हुआ 322 305 बीसी में मुख्य तौर से हुआ। इसको हम एक उदाहरण लेते हैं 305 बीसी का, कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। पराजित होने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। साथ ही 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। तो इस तरह मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार अफगानिस्तान तक हुआ और साथ ही इसके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का कंसोलिडेशन भी हुआ, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षित भी हो गई थी और वो राज्य इसके अधीन आ चुके थे। अंत में हम देखते हैं कि मगध में जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तो उसी प्रक्रिया में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थोड़ा कमजोरी देखने को मिली। अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार के पक्ष में गद्दी को छोड़ा था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गए थे, जहां उन्होंने संलेखना के द्वारा अपना त्याग किया था। तो 298 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ तो उसके पश्चात बिंदुसार का उदय हुआ। तो यहाँ पे उदय, डिक्लाइन से तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ यह नहीं है कि किसी का पतन होना है, मृत्यु होना है। इट मीन्स सीधे सीधे यह है कि उत्तराधिकारी के तौर पे भी हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी राज्य या वंश, व्यक्ति को वर्णन या विश्लेषित करना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को हमें अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना होगा। राइज, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड डिक्लाइन। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन।
इस आधार पर जब भी हम किसी राज्य, साम्राज्य, वंश, व्यक्ति का वर्णन या विश्लेषण करना चाहते हैं तो निम्न कंसेप्ट को अपने जहन में रखें। अब चौथा एवं अंतिम बिंदु है कि घटना एवं काल का वर्णन एवं विश्लेषण कैसे करें। हाउ टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द इवेंट और ए पीरियड। इसको हम निम्नलिखित अवधारणा के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी घटना के लिए कोई कारण उत्तरदायी होंगे, फिर वो घटना होगी। घटना जब होती है तो उसके लिए पहले के कुछ संचित कारण होंगे, फलस्वरूप वो घटना प्रारंभ होगी और जब घटना अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी उसके पश्चात उसके कुछ रिजल्ट, इफेक्ट, कंसिक्वेंस या प्रभाव या परिणाम होंगे। तो इस आधार पर जब भी हम किसी घटना को देखें तो सबसे पहले हम कॉजेस का वर्णन करते हुए फिर घटना का वर्णन करेंगे और अंत में उसके प्रभाव का वर्णन करेंगे। कॉजेज जो होते हैं वो संचित कारण और तात्कालिक कारण होते हैं। किसी भी घटना के लिए संचित कारण एक जगह इकट्ठे होते हैं और कोई तात्कालिक कारण उस घटनाक्रम को प्रारंभ करता है। जैसे क्रांति, युद्ध, साम्राज्यों का उत्थान, साम्राज्यों का विस्तार, साम्राज्यों का सुदृढ़ीकरण, साम्राज्यों का पतन, उसमें संचित एवं तात्कालिक कारणों का योगदान होता है। जैसे क्रांति के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई, पहले वहां पे निरंकुश शासन लुई 14 से चल रहा था, वो निरंकुशता कंटिन्यू चलती रही, तो अंततः 1789 ईस्वी में उस निरंकुशता के विरुद्ध वो क्रांति का प्रादुर्भाव। इसी तरह सामाजिक असंतोष या आर्थिक क्षेत्र में निरंतर जो गिरावट देखने को मिल रही थी, ये सारे संचित कारण चलते रहे और बाद में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूर्व फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी तो वो घटनाक्रम वहां से प्रारंभ हो गया। इसी तरह युद्ध को, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, शीत युद्ध हो, इन सब कारणों को हमें संचित एवं तात्कालिक कारणों के तौर पे देखना है। फिर वो घटना प्रारंभ होगी, घटना का भी विस्तार होगा और अंत में अंतिम चरण में पहुंचेगी। और जब किसी भी घटना का अंत हो जाएगा तो उसके पश्चात उसके प्रभाव होगा, तो उन प्रभावों को हमें परिवर्तन के संदर्भ में देखना होगा। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम देखते हैं कि प्रथम चरण में जब क्रांति हुई तो निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हुआ। फिर जो संवैधानिक राजतंत्र से भी जब फ्रांस की जनता को कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला, उसके पश्चात उग्र गणतंत्रवाद स्थापित हुआ। उग्र गणतंत्रवाद में परिवर्तन आया, उदार गणतंत्रवादी चरण प्रारंभ हुआ। डायरेक्टरी का शासनकाल स्थापित हुआ। डायरेक्टरी के शासनकाल में भी फ्रांस की कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकी। नेपोलियन युग चला, अल्टीमेट नेपोलियन युग में फ्रांस का वर्चस्व यूरोप महाद्वीप में स्थापित हुआ और उसके भी कुछ परिवर्तन हुए। फिर जैसे हम देखते हैं कि वियना कांग्रेस हुई 1789 ईस्वी की व्यवस्थाओं को यूरोप में फिर से बहाल कर दिया गया। तो इस तरह हम किसी भी घटना काल का वर्णन एवं विश्लेषण कारण, घटना और प्रभाव के तौर पे स्पष्ट करेंगे। अब इसको एक जगह निष्कर्ष रूप में पहले सभी बिंदुओं को देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या स्टडी किया। कंक्लूजन, पहला बिंदु था हमारा कि व्हाट इज हिस्ट्री और दूसरा बिंदु था हमारा रूल्स ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो हमने समझा था कि इतिहास क्या है, इसमें हमने कहा था कि इतिहास मानव से संबंधित अतीत काल की घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, पूर्वाग्रह रहित वर्णन एवं विश्लेषण। जो नीचे के ये तीन बिंदु है, टूल्स ऑफ हिस्ट्री हो या हाउ टू शॉर्ट डिस्क्राइब एंड एनालाइज एन एम्पायर, स्टेट, डायनेस्टी या पर्सन, या चौथा जो हमारा बिंदु था कि हाउ टू डिस्क्राइब एनालाइज द इवेंट और अ पर्सन। इन तीनों बिंदुओं में हमें ये चीज स्पष्ट रूप से देखनी चाहिए कि क्या इतिहास मानव से संबंधित है, मानव से संबंधित जिन घटनाओं का हम वर्णन कर रहे हैं क्या वो अतीत काल से संबंधित है, जिन घटनाओं का हमने वर्णन किया क्या वो क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है या पूर्वाग्रह रहित है। तो सबसे पहले मानव, जब हमने यहाँ पे टूल्स ऑफ हिस्ट्री में स्पष्ट किया, चंद्रगुप्त मौर्य, कुतुबुद्दीन ऐबक, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, धनानंद, चाणक्य, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मीर जाफर, मीर मदान, या बाद में भी हमने इधर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे लुई 16 या
तुर्गो, नेकर, रोबespierre, नेपोलियन की हमने बात की। तो सब जगह हमने पर्सन की बात की। दूसरा हमने कहा है कि अतीत काल की घटनाएं। 322 ईसा पूर्व, 1199 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 185 ईस्वी पूर्व या 298 ईस्वी, इन सभी घटनाक्रमों को अगर हम देखते हैं तो यह अतीत से संबंधित घटनाक्रम का वर्णन है। इस आधार पर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि इतिहास मानव से संबंधित अतीत काल की घटनाओं का फिर क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्वाग्रह रहित, ये 3 शब्द आए थे। तो जिस घटना का भी हम या जिस काल का या जिस व्यक्ति का हम वर्णन कर रहे हैं वो क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है और पूर्वाग्रह रहित है। जैसे हमने यहाँ पे विश्लेषण किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखी। बाद में इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। तीसरी मंजिल ध्वस्त हुई तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसे पूर्ण करवाया। तो हम उसको क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्वाग्रह रहित होकर वर्णन कर रहे हैं। विश्लेषण में भी हमने नीचे देखा कि अगर हम क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्वाग्रह रहित, राइज, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन, अब ये नहीं कर रहे हैं सीधे कि चंद्रगुप्त मौर्य का डिक्लाइन कर दिया फिर हम कह रहे हैं कि नंद वंश को समाप्त कर रहा है या नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर रहा है। उसके लिए राइज किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का राइज चाणक्य की सहायता से हुआ, तो धीरे धीरे उसने अपने को सुदृढ़ किया और उसी के पश्चात उसने अपना राइज किया। जब वो गद्दी पर बैठा फिर हमने देखा एक्सपेंशन के तौर पे 305 के एक घटनाक्रम का हमने यहाँ पे वर्णन किया था कि 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो उसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक विस्तारित हो गई। तो कहने का तात्पर्य निष्कर्ष रूप में यहाँ पर यह है कि हम किसी भी घटना का वर्णन करें तो एक तो हमारे टूल्स ऑफ हिस्ट्री स्पष्ट हो, साथ ही अगर हम किसी साम्राज्य, राज्य, वंश, व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो राइज, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन, इस कंसेप्ट को के आधार पर उसका वर्णन एवं विश्लेषण करें। और साथ ही हाउ टू डिस्क्राइब, उनसे संबंधित अगर कोई घटना है, राइज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके कारणों को ढूंढेंगे और फिर हम उसके इफेक्ट के तौर पे देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या रहा। इस आधार पर इतिहास के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण चरण है। अगर इस स्टेप को पूरा कर लिया तो इतिहास का अध्ययन आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम एक पैराग्राफ के तौर पे भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एम्पायर, स्टेट, डायनेस्टी, एम्परर, पॉलिटिशियन हो सकता है पर्सन के तौर पे या स्टेट के तौर पे। तो इसको अगर हमें समझना है तो राइज, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन, और जो ये घटना हो रही है, कुछ भी राइज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, तो इसको हमें कॉजेज और रिजल्ट के तौर पे देखना है। और कोई भी घटना हो, ऐसी ही घटना है और इवेंट, अल्टीमेट इवेंट, राइज, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन, इवेंट कौन सा हो सकता है, किसी शासक का राज्यारोहण का राइज कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे एक्सपेंड, कंसोलिडेट या डिक्लाइन हुआ, या कोई वार हो रहा है, कोई रिवॉल्यूशन हो रही है, उसको हमें राइज, किसी भी वार का राइज हो रहा है, राइज के लिए उत्तरदायी फैक्टर, फिर हम देखेंगे कि उस घटना का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे वो घटना धीरे धीरे बढ़ी और कैसे उस घटना का अंत हुआ। तो इस पूरे पैराग्राफ को हमें या पूरे जो हमने डायरेक्शन दिया है इसको अपने जहन में रखना है। और जितने भी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको इसी के आधार पर हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। हमें एक दिशा, दशा प्राप्त हो जाती है। तो इस आधार पर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय एवं प्रसार का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय, पहला पॉइंट है हमारा राइज। तो मैंने कहा था पहले कि जब किसी का डिक्लाइन होगा तो दूसरे का राइज होगा। तो जब भारत में मुगल वंश का पतन हुआ तो उसके पश्चात भारत में
क्षेत्रीय शक्तियों का राइज हुआ, वो आपस में प्रतिस्पर्धी थे, तब उसी परिस्थिति में ब्रिटिशों ने उस राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अपना राइज किया। बंगाल में हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर ही मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की थी। तत्पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। बाद में आप बक्सर के युद्ध में भी इसी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि मीर कासिम अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो ऐसी किसी के डिक्लाइन होने के पश्चात किसी का राइज हुआ, और अल्टीमेट जो ये दो घटनाएं थी कि मुगल वंश का पतन और क्षेत्रीय या स्वायत्त राज्यों का उदय, इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय का निर्धारण किया। उसके पश्चात निरंतर यही प्रक्रिया चलती रही। भारत में छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में प्रतिस्पर्धी थे, और उसी के आधार पर फिर वार एंड डिप्लोमेसी पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने भारत में अपना एक्सपेंशन किया। वार के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे बंगाल के संदर्भ में हमने अभी डिस्कस किया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर आंग्ल मराठा युद्ध, फिर आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। इस तरीके से निरंतर वार की पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने भारत में खुद को प्रसारित किया। दूसरा, डिप्लोमेसी के अंतर्गत द्वैत शासन हो, सहायक संधि हो, या डलहौजी की राज्य अपहरण नीति हो, इन नीतियों के अंतर्गत वार एंड डिप्लोमेसी दोनों के संयोजन से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद प्रसारित हुआ। तो इससे हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पे इवेंट राइज का था, तो हमने किसी का डिक्लाइन किया, राइज किया। एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन करना है, तो धीरे धीरे हमने दूसरी शक्तियों को डिक्लाइन किया और उनको एक्सपेंड करते गए। उसके पीछे कारक मैंने बताया कि ये दोनों जो ये मुगल वंश का डिक्लाइन था, वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का के उदय का एक कारण था। दूसरा, जो क्षेत्रीय शक्तियों का प्रादुर्भाव था, वो क्षेत्रीय शक्तियां आपस में प्रतिस्पर्धी थी, तो उसके पश्चात क्या हुआ, वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय का एक कारण बना। तो भारत में कौन सी घटना प्रारंभ हुई, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय और प्रसार, और उसका प्रभाव क्या हुआ कि भारत ब्रिटिश ब्रिटिश उपनिवेशवाद के रूप में परिवर्तित